अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूँ आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। तो पाकिस्तान लाइव में आज हमारी पहली ये खबर है कि बाबर आजम ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, इसके अंदर की कहानी क्या है, अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है और एशिया कप से ये मामला चलता आ रहा था। इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान लाइव में। इसके अलावा हम बात करेंगे लाहौर में एक वाक़या पेश आया। एक बच्चे ने, कह लें आप ड्राइवर ने, कम उम्र ड्राइवर ने कुछ लोगों को जान से मार दिया टक्कर मार के। अब वो हादसा था या वो कत्ल था, उस हवाले से कुछ अहम पेश रफ्त है, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। और इसके अलावा लाहौर स्मोक के शिकंजे में ताहाल है और क्या असरात पड़ रहे हैं सेहत पर, और बारिशों की नवीद कब सुना दी जाएगी जिसके बाद स्मोक कम हो जाएगी। गवर्नमेंट भी इस पर इकदाम कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी जाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि सैटरडे और संडे स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा स्मोक के पेश नज़र। बिल्कुल। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको कि शहबाज शरीफ के मुस्ताफ़ी होने की तकरीर तैयार थी, ये क्या मामला है, इसकी भी जो असल कहानी है वो आप तक पहुँचाएंगे। और एक बहुत अहम इजलास आज होने वाला है, SIFC का इजलास, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। अभी इस वक्त इजलास जारी है और बाकायदा तौर पर इस इजलास का एलामिया भी जारी किया जाएगा। इसके में कौन से अहम फैसले किए जा सकते हैं, इसका एजेंडा क्या होगा, और इस तमाम तर सिचुएशन पर बात करेंगे पाकिस्तान लाइव में। लेकिन आज सबसे पहले हम अपनी टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, तो वो ये है कि बाबर आजम ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। बहुत से सवालात उठने लग गए हैं, अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। बावसूख ज़राए ये बता रहे हैं कि एशिया कप के दौरान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान तलखी हुई थी और इसी मामले की ये बुनियाद वहीं से डलना शुरू हो गई थी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान तलखी से कौमी टीम की कारकर्दगी पर बुरा असर पड़ा। एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप में कौमी टीम को बुरी तरह से शिकस्त हुई थी। बिल्कुल, आपको याद होगा आयशा, ये खबर पहले भी सामने आई और इस खबर को दबाया गया, कहा गया कि खबर सच नहीं है, बल्कि इस पर PCB ने वजाहत दी और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तलखी नहीं हुई। तो अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों के दरमियान मामला ख़राब थे और ये एक बड़ी अहम वजह है। और शाहीन अफरीदी के करीबी रिश्तेदार भी इस हवाले से, आपको ये भी याद होगा कि जिस वक्त तल कलामी हुई थी बाबर की और शाहीन की, उसके बाद शाहीन अफरीदी ने एक पिक्चर पोस्ट की थी अपने कप्तान के साथ और सारी जो बातें हो रही थी उनको उन्होंने एक एंड कर दिया था और ख़त्म कर दिया था कि ये जो बातें चल रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है, मैं कप्तान मेरे भाई हैं, फैमिली। उन्होंने कैप्शन ये डाली थी कि बाबर आजम इज़ माई फैमिली। उसके बाद लेकिन ये भी खबरें हैं कि एक लॉबी PCB के अंदर ही एक बड़ी लॉबी शाहीन शाह अफरीदी के हक में थी कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान होना चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बना दिया गया है। T20 फॉर्मेट में वो कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में ही PSL का 2 बार टाइटल लाहौर कलंदर्स ने जीता। और लाहौर कलंदर्स को भी जिस तरह से शाहीन अफरीदी की क़यादत में वो टीम एकदम उभर कर आई और पहले जो स्टार्ट के एडिशंस थे PSL के उसमें लाहौर कलंदर्स बहुत उनका ग्राफ डाउन जा रहा था, जिसके बाद शाहीन अफरीदी की कप्तानी में 2 बार लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीता है। तो यकीनन शाहीन शाह अफरीदी एक मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन उन पर तनकीद ये हो रही थी बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का पिछले 2 टूर्नामेंट में उस तरह से काम नहीं कर रहा था या परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ODI फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, T20 में पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर ही रहा था, लेकिन ODI में 2 जो लास्ट टूर्नामेंट्स हुए हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप, दोनों में तनकीद बहुत ज़्यादा होती रही पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक पर। क्रिकेट शायकीन ने क्रिकेटर बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया है और कहा है कि इस फैसले से बाबर आजम के क्रिकेट और टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। बाबर को बाहर करने से क्रिकेट ठीक हो जाएगी। बाबर के फैसले को सराहते हुए मजीद ये कहा गया कि वो बाबर के साथ हैं। तो किसी ने कहा कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए थी, किसी एक फॉर्मेट में वो कप्तानी को कंटिन्यू रख सकते थे। मजीद क्रिकेट शायकीन इस हवाले से क्या कहते हैं एक बार आपको दिखाते हैं। छोड़ के एक बहुत अच्छा काम किया है ये का, क्योंकि देखिए अगर इससे पहले जो है ना वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, कैप्टन होने से पहले जो है ना वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, लेकिन जब से वो कैप्टन बने हैं उस टाइम से लेकर वो बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत जो है ना सही नहीं हो रही। फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ना जब से इनकी कप्तानी आई है तो इनकी बैटिंग पर सही गलत इफेक्ट पड़ा है। बहुत बेहतर यह है कि उसको भी रहने देना चाहिए। अगर उसने इस टूर्नामेंट में कोई गलतियाँ की हैं तो बेहतर होगा कि 4 साल कैप्टनसी की है, अब एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, इसको आगे कंटिन्यू करनी चाहिए थी। उसने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि अगर पास्ट में हम देखें काफ़ी सारे प्लेयर जैसे हैं, जैसे कि हम विराट कोहली की एग्जांपल ले लें, उसने 2 साल एज ए कैप्टन उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो जिसकी वजह से वो परफॉर्म ही नहीं कर सका।
अब रिसेंटली उसने कैप्टनसी छोड़ी है तो वो एक अच्छी फॉर्म में है। बाबर आजम को अभी तक कप्तान रहना चाहिए था, क्योंकि बाबर आजम एक बहुत अच्छा प्लेयर है और पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है। नहीं ठीक करवाई, फील्डिंग नहीं ठीक करवाई, बैटिंग फॉर्मेट नहीं चला, तो इससे बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने इसको उतार दिया। बाबर आजम का फैसला तो ठीक है, उसको कप्तानी से साइड कर दिया, क्योंकि वो एज ए प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर है। कप्तानी का बर्डन था उस पर, तो उस वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी। क्रिकेट शायकीन के मिले जुले रद्दमल आपने देखे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत खुशाइंद है, जिस तरह विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी थी उसके बाद वो बहुत अच्छी फॉर्म में आ गए थे। बाबर भी कुछ टाइम से उस तरह की फॉर्म में नहीं है, अब कैप्टनसी छोड़कर शायद वो उसी तरह की फॉर्म में वापस आ जाएं। चौधरी अशरफ हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। चौधरी अशरफ, जो क्रिकेट शायकीन हमने अभी लोगों को भी सुनवाया है, अपने व्यूअर्स को, जिस तरह के उनके भी मिले जुले जज्बात हैं कि शायद बाबर ने बहुत अच्छा फैसला किया, ये बाबर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन चौधरी साहब जिस तरीके से उनको उतारा गया है प्रेशराइज करके, वो तरीका शायद ठीक नहीं था, लेकिन शायद उनका फैसला ठीक हो। मुबारकबाद किसको देंगे इस पर? इसको तो सबसे पहले तो मुबारकबाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस डिबेकल का जिम्मेदार था और उसने अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो डालकर उतार कर अपने गले से उतार कर कप्तान बाबर आजम को, किसी को तो जिम्मेदार ठहराना था ना वर्ल्ड कप की, तो वो उन्होंने कप्तान और टीम मैनेजमेंट को ठहराकर उनको ओहदों से फारिग कर दिया। अब देखना यह है कि वर्ल्ड कप के बाद जो पाकिस्तान की अगली सीरीज है वो दौरा ऑस्ट्रेलिया है, कि क्या दौरा ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम अपने आप को दस्तयाब करते हैं या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो क्रिकेट से कुछ देर के लिए रेस्ट लेना चाहें और वो पाकिस्तान टीम को उनकी खदमात दस्तयाब ना हो, तो ये भी एक फैसला सामने आ सकता है। लेकिन अभी तक क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ वो भारत चले गए हैं, सलमान नसीर हैं उनके साथ, वो भी भारत चले गए हैं वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए, और अगले 4 रोज तक तो वो भारत में ही मौजूद हैं। तो ऐसे में मजीद जो फैसले अभी करने हैं, अभी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान करना है और टीम मैनेजमेंट का ऐलान करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 30 नवंबर को जाना है, तो इसमें ज्यादा दिन नहीं रह गए, लेकिन उसमें से 4 दिन तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अपने मुल्क में नहीं होंगे, अपने ओहदे पे मौजूद नहीं होंगे, तो ऐसे में बहुत सारी मसाइल तो पैदा होंगे। बाबर आजम आप खुद को दस्तयाब करते हैं या नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक जो हमारे जराए बता रहे हैं कि बाबर आजम ने इस बारे में भी गौर शुरू कर दिया है कि वो दौरा ऑस्ट्रेलिया से कुछ देर के लिए ब्रेक ले ले। जी चौधरी अशरफ, 16 नवंबर है आज और 30 नवंबर को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम ने जाना है, तो कितना टाइम पहले ऐलान हो जाता है कौमी स्क्वाड का? आपने ये बात पूछा, ये आमतौर पर 1 माह से पहले ये टीमें अनाउंस कर दी जाती हैं। अब क्योंकि टेस्ट टीम का ऐलान करना है, शान मसूद को नया कप्तान बनाया गया है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ही नहीं है तो कौन टीम का इंतखाब करेगा। अब सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान करना है, हो सकता है अगले 24 घंटों के बीच बीच में नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया जाए, जिसके लिए पहले से ही चीफ सिलेक्टर अनाउंस तो कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट ने, जो मशीर खेल पंजाब है वहाब रियाज को। अब वहाब रियाज के साथ सिलेक्शन कमेटी में दीगर अरकान कौन आते हैं और कौन सी टीम इंतखाब करते हैं, तो ये तो अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है पीसीबी। बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई एक नहीं है। चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ ही रहिएगा। महमूद रियाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम महमूद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। महमूद, कल पीसीबी ने जो एक के बाद एक बम फोड़ा है और जिस तरह से वहाब रियाज को सिलेक्टर बना दिया गया, शान मसूद जो टीम में ही नहीं है उनको कैप्टन बना दिया गया, चले शाहीन शाह अफरीदी की समझ में आती है, थोड़ी सी बातचीत भी चल रही थी उनके हवाले से, ये जो कल फैसले हुए हैं इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे मैं अभी अशरफ को सुन रहा था कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि आपने स्केप गोट आपको तलाश करनी थी, वो आपने कर ली, बाबर आजम। आपने सारा मलबा जो है वो बाबर आजम पर डालकर बाहर निकल गए। आप मुझे बताएं, 1 साल में 5 चेयरमैन पीसीबी के, मैनेजिंग कमेटी आपको 4 महीने के लाया गया, 3 महीने आपको एक्सटेंड किया गया और आपसे कहा गया कि आप डे टू डे अफेयर जो है वो चलाएंगे। लेकिन आपने जिस तरीके से भर्तियां की, जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट हुई, आप मुझे बताएं कि वर्ल्ड कप का मलबा सिर्फ क्या बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ओवरऑल अगर आप टीम को देखा जाए तो 10 टीमों में से पाकिस्तान जो है जो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे उसके बाद टॉप पर है, यानी कि 5वें नंबर पर है। अफगानिस्तान, इंग्लैंड जो है और बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी टीमें जो हैं रीजन की भी, वो आपके बाद हैं। मतलब आप किस तरीके से करते हैं, और ये वही तसलसल है जो पाकिस्तान की क्रिकेट की सियासत में हमेशा से रहा। अगर हम 90s से देखें तो जावेद मियांदाद,
मिसबा, यूनिस, शाहिद अफरीदी, कौन सा ऐसा कप्तान है कि जिसको इस तरीके से घर नहीं भेजा गया और उसके ऊपर मलबा डाल दिया गया। पाकिस्तान के कप्तान एंड में आखिरी मैचेस मांगते रहे कि हमें एक फेयरवेल मैच दे दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया गया। दूसरी तरफ बहुत सारी कुव्वतें जो थी वो असरअंदाज हो रही थी, जैसे शाहीन शाह अफरीदी। तो यकीनन जिस तरीके से टीवी पे इस तरीके से तो नहीं कहा जाता, लेकिन हम तो हमेशा से, मैं तो खुल के बात करता हूं कि अगर वो शाहिद अफरीदी के दामाद हैं तो उनको कौन रोक सकता है। शाहिद अफरीदी जो है महमूद साहब, यहीं पे आपने जो बात की ना, शाहिद अफरीदी के वो दामाद हैं। शाहिद अफरीदी साहब मुलाकात करते हैं एक चेयरमैन पीसीबी, दौरान वर्ल्ड कप ये मुलाकात होती है और वर्ल्ड कप जैसे ही खत्म होता है तो अनाउंस कर दिया जाता है, शाहिद अफरीदी के दामाद को कप्तान बना दिया जाता है। ये चल क्या रहा है? जी यकीनन ये सब चीजें देखें, ये वर्ल्ड कप के दौरान चल रही थी, और जब ये सब चीजें वर्ल्ड कप के दौरान चल रही हैं तो प्लेयर डिस्टर्ब होते हैं। मतलब अगर एक घर का भी मसला हो तो लोग कहते हैं अच्छा यार ये मौका गुजरने दो, फिर हम बैठ के बात कोई खुशी का मौका गुजर जाए फिर इस पर बात करेंगे। बिल्कुल आपने वर्ल्ड कप के दौरान एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया कि उसकी नहीं, कुछ लड़ाई झगड़े की खबरें आने लग गई। उसके बाद जनाब ये हुआ कि टीम की कारकर्दगी सही नहीं, उसके बाद इंजमामुल हक जो है उनसे एक पूरा सैरोगेट मार्केटिंग पे सायाकार अच्छा महमूद साहब, ये आपकी बात बजा, शान मसूद पे कमेंट कर दें जरा। उनको रेड बॉल का कप्तान, शान मसूद को रेड बॉल का कप्तान बनाया गया, और हमारी इत्तलात ये है कि कल जिस वक्त बाबर आजम को ये कहा गया कि आप टेस्ट की कप्तानी रख लें, उस वक्त तक जो शान मसूद थे वो पीसीबी पहुंच चुके थे। तो बाबर आजम इतने बेवकूफ तो नहीं है कि जो आपने जिसको टेस्ट का कप्तान बनाना है वो पीसीबी के अंदर बुला लिया गया और आप उनको ऑफर कर रहे हैं। तो बाबर आजम ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि वो उससे हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ये कि शान मसूद खुद अपनी बैटिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब भी वो पाकिस्तान टीम के अंदर आते हैं हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उसके ऊपर एक सवालिया निशान आ जाता है। और अब उनको इंतहाई अहम टूर्नामेंट पर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाके। महमूद साहब, क्या सोचकर कप्तान बनाया गया है कि एक बैटर जो अपनी पोजीशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है उसको कप्तान बना रहे हैं? इसके लिए अभी आपके पास कोई भी फेवरेट इस किस्म का प्लेयर नहीं था। जितने भी लोग मौजूद थे उनमें शान मसूद बहरहाल एक अच्छे वो हैं, लेकिन अभी से कहना शुरू कर दिया गया कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीतेंगे नहीं। ये पाकिस्तान क्रिकेट का मिजाज है। अभी टूर शुरू नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि बुरे तरीके से हारेंगे। क्यों हारेंगे? आप 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया मतलब वर्ल्ड कप खेल कर आए। पाकिस्तान की एक अच्छी टीम है, पाकिस्तान को फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करना चाहिए। टीम अभी आपके हाथ में है, कुछ आप तब्दीलियां कर सकते हैं और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। और शान मसूद पर परफॉर्मेंस का भी बोझ होगा। और दूसरी तरफ जैसे बाबर आजम की परफॉर्मेंस हमने देखी कि कैप्टन बने, उनको डिसीजन लेने में मुश्किलात का कुछ सामना हुआ, कुछ उन्होंने फैसले ऐसे किए कि जो उनकी फेवर में नहीं गए। तो यही चीज हो सकता है कि शान मसूद के साथ हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत बड़ा टूर होता है, बहुत अहम होता है, लेकिन अब पीसीबी ने एक फैसला लिया है तो एक तवील अरसे तक शान मसूद को कप्तान बनाया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चूंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन होंगे और पीसीबी के जो चेयरमैन होते हैं ये एक पॉलिटिकल पोस्ट होती है, जैसे कि पहले भी एक उनका जका अशरफ साहब का भी रुझान और एक ऐलान जो एक सियासी पार्टी की तरफ है। नई जो सियासी क़यादत आएगी वो यकीनन सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अपना आदमी लेकर आएगी। जब वो लेकर आएगी तो अचानक कल जो इतना हैवी दिन गुजरा है कि इतनी भर्तियां की हैं कि हफीज को जिम्मेदारी दी गई है, शाहीन को दी गई है, शान मसूद को दी गई है, और बाबर वहाब रियाज का भी नाम आ रहा है चीफ सेलेक्टर। ये चीजें लॉन्ग टर्म हमें नजर नहीं आ रही है। महमूद रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। कल पीसीबी की जानिब से जो तब्दीलियां की गई हैं उस पर हम बात कर रहे थे। तो बाबर आजम अब तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से स्टेप बैक कर चुके हैं और अब वो कप्तान नहीं रहेंगे, लेकिन मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया सारिफीन भी, और इसके अलावा जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो बाबर आजम के फैंस हैं, वो कहते हैं कि बाबर आजम ही दिलों के कप्तान हैं और हम उनके साथ हैं। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे कप्तानी के हवाले से। और अभी जो दौरा ऑस्ट्रेलिया है जो कि बहुत अहम कंसीडर किया जाता है, बहुत बड़े चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा जो नए कप्तान हैं उनको, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी एक और बहुत अहम मामला मुल्की सियासत के हवाले से ये है कि लीगी कायद नवाज शरीफ कहते हैं 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना ज़रूरी था। शहबाज शरीफ के मुस्ताफ़ी होने की तकरीर भी तैयार कर चुके थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान के मफाद के लिए बेखौफ व ख़तर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। ये बुरे हालात हमारे अपने फ़ैसलों की वजह से पैदा हुए हैं। हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादतियाँ की हैं। PIA की निजकारी का सख्त हामी हूँ, नाम नहीं बदलने देंगे।
इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, अस्करी क़यादत की भी इजलास में खसूसी शिरकत। मज़ीद तफ़सीलात ये कि इजलास में निगरान सूबाई वज़राए आला वफाकी वज़रा भी शरीक हैं। इजलास में मुल्क में खलीजी ममालिक की सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायज़ा लिया गया। चीन समेत खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। सरमायाकारी मनसूबों से मुतल्लिका वजारतों की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। यह आपको आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, और तफसीलात ये हैं कि अस्करी क़यादत की भी इजलास में खसूसी शिरकत। इजलास में निगरान सूबाई वज़राए आला वफाकी वज़रा भी शरीक हुए हैं और इजलास में मुल्की खलीजी ममालिक की सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का भी जायज़ा लिया गया है। नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद ने हमें ज्वाइन किया है। सदीक साजिद, क्या तफसीलात हैं इस इजलास की? जी, ये SIFC का इजलास निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत जारी है और इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर समेत दीगर आला सिविल अस्करी हुकाम सूबाई वज़राए आला वफाकी वज़रा वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। इजलास में जो है वो SIFC के मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के हवाले से जो इक़दाम हैं उसका जायजा तफसील के साथ जो है वो लिया जा रहा है, और उसके साथ साथ फिर जो खलीजी ममालिक की जानब से और चीन की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी की जानी है, इससे मुतल्लिक जो अमूर हैं वो भी ज़ेर बहस है। और सरमायाकारी बोर्ड ने SIFC के साथ मिलकर गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जिन सहूलियात का ऐलान किया है उस पर कितना अमल दरामद हुआ है, इस बारे में भी जो रिपोर्ट्स हैं वो मुतल्लिका वजारतों की जानब से पेश की गई हैं। और इस इजलास से कबल आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात में जो है वो दाखिली और कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। जी सिद्दीक साजिद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा आप। एक और अहम खबर है, पाकिस्तान मुआशरी बेहतरी की तरफ गामजन है। आपको बताएं कि हुकूमती और अस्करी क़यादत की अनथक कोशिशें रंग ले आई हैं। मतलूबा अहदाफ हासिल करने पर IMF ने $77 करोड़ के कर्ज की मंजूरी दे दी है। IMF से मिलने वाले इस कर्ज से पाकिस्तान मुआशरी तरक्की की मनाजिल तय करेगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 2 और डीजल में 6 रुपये की कमी का इत्तलाक हुआ है। मुल्क की तरक्की के पेश नज़र अवाम को कर्जों में रिलीफ दिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम माली साल 2024 में पाकिस्तान के GDP में 0.4% सरप्लस हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। सिद्दीक, एक तो कल पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं, उस पर बात कीजिएगा, और उसके अलावा जो IMF के साथ डील हमारी ऑलमोस्ट तय पा गई है। जी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने IMF के साथ जितनी भी कमिटमेंट्स की थी वो सारी की सारी जो है वो पूरी कर दी हैं, और उसी वजह से ये 70 करोड़ जो डॉलर की एक जो किस्त पाकिस्तान को जो है वो देने का फैसला जो है वो हो चुका है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने सिर्फ इसकी रस्मी मंजूरी देनी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अस्करी क़यादत और निगरान वफाकी हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए जिन मुश्तरका कोशिशों का आगाज़ किया था, अब उनके जो समरात हैं वो सामने आना जो है वो शुरू हुए हैं, और इसी वजह से जो है वो IMF की टीम जो है वो पाकिस्तान के इन अहदाफ से जो है वो मुतमिन हुई और उन्हें $70 करोड़ के कर्ज की मंजूरी जो है वो पाकिस्तान के लिए देने का फैसला किया है। और ये भी जो हमारे इक़्तिसादी माहिरीन है, मुआशी माहिरीन, उनका भी कहना है कि पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में भी मजीद जो है वो कमी हुई है, और साथ ही साथ 0.4% सरप्लस हासिल करने के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान जो है पुरअज़्म है कि माली साल 2024 में 0.4% जो सरप्लस है वो हासिल हो जाएगा। और कर्जों में भी आवाम को जो है वो रिलीफ जो है वो दिया जाएगा, जबकि कफालत प्रोग्राम के तहत कमजोर तबके के 93 लाख खानदानों को रिलीफ और सालाना वजीफा दिया जाएगा। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए होगा। तवानाई सेक्टर में बेहतरी के लिए मौसर इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं, जिसके तहत GDP पर मुस्बत असरात होंगे। दरामदाद में कमी और बरामदाद के में नुमाया इजाफे से मुल्की मईशत मजीद मुस्तहकम होगी, और इस सारे मामले के ऊपर जो अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है इदारा वो है SIFC का। वो भी नए मुआशी मौके जो है वो उसके जरिए हासिल किए जा रहे हैं, और जो पहले मुल्क दिवालिया होने के करीब था, रियासती इदारों की जो है वो मुदाखलत की वजह से और रियासती इदारों के इक़दाम की वजह से मुल्क की मईशत जो है वो अब बेहतरी की जानब जो है वो गामजन हो रही है। और पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह में कमी और आवाम के लिए रोजगार के मौकों में जो इजाफा है वो भी देखा गया है, और माली साल 2024 के लिए शरह नमू 3.5% तक बेहतर करने का हदफ जो है वो रखा गया है। फिर जो स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन और गैर कानूनी शहरियों की मुल्क बदरी हो रही है, उसके ऊपर उसकी वजह से भी बिल्कुल सिद्दीक साजिद ये देख सकते हैं कि क्रैकडाउन्स भी चल रहे हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर आबिद सुलेरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मईशत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
डॉक्टर साहब, अभी हमारे जो नुमाइंदे खुसूसी हैं सिद्दीक साहब, वो भी यही बात कर रहे थे कि जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से जो क्रैकडाउन्स चल रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये उसके समरात हैं? अभी पेट्रोल की प्राइस कम हुई है कल, लेकिन फिर भी बिजली महंगी हो रही है और कई ऐसे शोबे जाते हैं जहाँ पर रिलीफ नहीं मिल रहा। उसके पीछे क्या रीजंस हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि पिछले 6-7 माह में पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसमें एक नुमायां बेहतरी नजर आई। जुलाई में अगर आप देखें तो मुल्क जो था वो दिवालिया होने के करीब था। उसके बाद भी डॉलर की कीमत जो थी वो बेलगाम 340 रुपए तक डॉलर जो है वो चला गया था। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट और SIFC उन्होंने मिलकर जो इकदाम किए, एक तो उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। स्पेशली ये जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई, स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई, डॉलर होल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई। रही बात एनर्जी की कीमतों की, तो ये इसका बहुत सारा ताल्लुक जो है वो आलमी मंडी में तेल की कीमतों से है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होती हैं तो यकीनन हुकूमत यहाँ पे कुछ रिलीफ पास ऑन कर सकेगी, जैसा कि अभी कल रात हमने देखा 15 की रात को। अगर जो है घर की जो सिचुएशन है इस वक्त बदकिस्मती से वो डिटीरियोरेट हुई और तेल की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आई या कीमतें बढ़ी, तो जाहिर है कि हुकूमत को पास ऑन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हुकूमत के शायद ये हाथ में नहीं होगा, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन इंटरनली अगर हम देखें तो चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ इस वक्त गामजन और IMF ने अपने रिव्यू में भी इस बात का एतराफ़ किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले हमने ये देखा कि जिस तरह से क्रैकडाउन चल रहे हैं और जो हमारे इदारे हैं उन्होंने बीच में इंटरवीन किया और जिस तरह से डॉलर को लगाम डाला, हवाला हुंडी का जो कारोबार करते थे उन पर लगाम डाला। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जब तक क्रैकडाउन किए जाते रहेंगे तब तक हमारी मईशत ठीक रहेगी, या फिर हमें आइंदा कोई 20-25 साल का प्लान बनाने की ज़रूरत है, या कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है कि आने वाले सालों में हमें ये टेंशन ना हो कि मईशत आज डिफ़ॉल्ट कर जाए या कल डिफ़ॉल्ट कर जाए? देखिए, क्रैकडाउन जो है वो तो एक सर्जरी है और जो बीमारी होती है, बीमारी की जड़ को भी पकड़ना जरूरी होता है और ये आइडेंटिफाई हो चुका है। अगर बिजली चोरी हो रही है, जो मुख्तलिफ बिजली तकसीमकार कंपनी क्रैकडाउन कर रही हैं, तो सबको अब ये भी पता चल गया कि उस चोरी करने और करवाने में कौन से अनासर शामिल थे। अगर आपका अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो मिसयूज हो रही है तो वो भी आइडेंटिफाई हो गया। अगर एक्सचेंज कंपनी, जो मनी चेंज कंपनी है वो या बैंक जो हैं वो अपने जो था मैंडेट उसको गलत इस्तेमाल करते हुए करेंसी की कीमत में इजाफे का मौजब बन रहे थे डॉलर में, तो वो भी आइडेंटिफाई हो गया। तो अब तो उसके बाद जो है वो फॉलो अप एक्शन हैं कि आप कैसे उन जो अनासर जिनकी वजह से हाल तक पहुँच रहा था उसको आप कैसे दुरुस्त करते हैं और कितना कॉन्टिन्यूस कंसिस्टेंट इसको करते रहते हैं। तो अगर करते रहेंगे तो यकीनन ये थमरात मिलते रहेंगे। जहाँ पे ये ओवरसाइट लूज होगी वहाँ पे खुदा फिर से प्रॉब्लम आने का खतरा है। आबिद साहब, डॉक्टर खाकान नजीब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे मशरत हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खाकान साहब, IMF के साथ ऑलमोस्ट डील तय पा गई है और IMF की जो MD है उन्होंने भी ये कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ अच्छा बेहतर प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन एक दौर था जब हम कहते थे कि IMF के चंगुल में पाकिस्तान फंस गया, और आज ये दौर है, एक ये वक्त है कि हम खुशियां मना रहे हैं कि हमारा IMF के साथ मुआहदा हो गया है, डील हो गई है। क्या ऐसा करने की ज़रूरत है कि हमारा ये आखिरी प्लान हो या आखिरी प्रोग्राम हो IMF के पास, इसके बाद हमें दोबारा ना जाना पड़े उसके पास? जी आबिद साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ सर, यही सवाल आपसे। खाकान साहब, अभी उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। लेकिन IMF के पास जाना अगले प्रोग्राम में तो मजबूरी होगा। ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट जब खत्म होता है मार्च में, तो अगली हुकूमत को पूरी तौर पे IMF के पास जाना होगा। हमें अगले 3 साल में हर साल तकरीबन 25 से 2.5 अरब डॉलर जो है वो अरेंज करने हैं और वो तभी अरेंज होंगे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में होगा। सिर्फ ये है कि जो IMF पिछले 5-7 प्रोग्राम में जिन चीज़ों की तरफ आइडेंटिफाई कर रहा था, हाँ वो लास्ट मीटिंग एंटरप्राइजेज हैं, वो एनर्जी सबको डेट था, या वो आपका फिस्कल डेफिसिट, या वो सेक्टर जो कि टैक्स नेट में नहीं है, उनको ग्रेजुअली हमें लेके आना होगा। वो करेक्शन में ये हम देंगे तो फिर हो सकता है कि आप IMF के पास ना जाएं, वरना तो कोई जरूरत नहीं कि ये प्रोग्राम खत्म करके IMF के पास ना जाया जाए। अच्छा आबिद साहब, अच्छा ये जो अभी अच्छी खबरें आ रही हैं मईशत में के हवाले से हम देखें, इसका क्रेडिट किसको देंगे? इसका क्रेडिट तो बहुत क्लियर है कि ये हमारी जो
केयर टेकर सेटअप था, डॉक्टर शमशाद अख्तर और उनकी क्यादत में जो इस्लामिक टीम काम कर रही थी और उसमें जो अस्करी क्यादत जो है उसकी सपोर्ट थी। तो इन दोनों को हमें इसी क्रेडिट देना पड़ेगा कि एक तरफ आपके पास फाइनेंशियल पॉलिसी थी, इस्लामिक पॉलिसीज और उन पर अमल दरामद हो रहा था, दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जहाँ जहाँ पर भी जरूरत पड़ी उन्होंने बहुत पॉजिटिवली उसमें कंट्रीब्यूट किया और उसको इम्प्लीमेंट करवाया। तो ये एक टीम वर्क है, उस टीम को क्रेडिट देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं जिसका क्रेडिट आबिद सुलेरी साहब ने कहा कि निगरान सेटअप को जो ज़्यादा है यकीनी तौर पर, और वो इदारे जो क्रैकडाउन करें जिसके समरात अब आम आवाम तक भी पहुँचना शुरू करें। बिल्कुल, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन का दोबारा आगाज़ करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी जारी है। 498 पॉइंट्स इजाफे के बाद अब 100 इंडेक्स 57,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह भी अबूर कर गई है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 140 पॉइंट्स की तेज़ी देखने में आई है, जो कि बढ़ते बढ़ते अब 498 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी है। इंडेक्स अब बढ़कर 57,178 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। और पाकिस्तान ने तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का भी इम्कान है। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन है। IMF मिशन चीफ ने $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड को सिफारिश भी कर दी है। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से गुलाम मुर्तज़ा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती मिशन पाकिस्तान के इकदामात से मुतमईन, अब तक की कारकर्दगी को बेहतर करार दे दिया। IMF के एलामिया के मुताबिक दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। वफाकी बजट पर अमल दरामद से पॉलिसियों में तसलसल आया है। बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की गई। तवानाई की कीमतों में इजाफे और गैर मुल्की ज़र मुबादला से मईशत पर बैरूनी दबाव में कमी आई है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने हुकूमती इदारों में इस्लाहात और सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम बेहतर करने का वादा किया है। IMF का कहना है मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और मुतवाजन शरह नमू बुनियादी तरजीहात हैं। माली इस्तेहकाम के लिए पब्लिक कर्ज कम करना भी तरजीह है। पाकिस्तान को $70 करोड़ की नई किस्त मिलने के बाद जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने मांगला डायलॉग से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को सख्त मौशी मसाइल का सामना है। कोई मुल्क IMF के पास जाने से तरक्की नहीं कर सकता। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वफाक के बजाय सूबों को फ़ंड देना चाहते हैं। हमें टैक्स के निज़ाम को बदलना पड़ेगा। दुकानदार पर टैक्स लगाया तो हर तरफ शोर था। सूबों को अपना रेवेन्यू खुद जमा करना पड़ेगा। वफाक सब कुछ देता है लेकिन किसी से सवाल नहीं कर सकता। 1992 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 0.2% थी, अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 0.13% है। Is to reduce budget deficits. I did actually put a tax on for instance, shopkeepers. But the government didn't let me. But I did put a tax on shopkeepers. But there are certain things which I cannot do. We were the first ones that actually put a tax on property transfers. And we took on a lot of elites in doing that. But agriculture income we cannot tax because it's a provincial tax. So there are constitutional changes that you need to actually empower local governments, empower federal government to tax things that are not, federal government is not allowed to tax, and there is a lot of other stuff that you need to do. शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जमहूरियत पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है और जमहूरियत के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है। अगर आइन से कोई मसला है तो बैठ कर ठीक करना चाहिए। क्या मईशत पहले है या फिर जमहूरियत? जवाब साफ है, जमहूरियत पहले है। Our issues are from within. We have to resolve our internal crisis, and that will give you a protection against what outside. So that's the bottom line. And again, the issue is politics or economy both go together, but you have to fix the politics first. These are very, very basic. This is nothing new. The whole world has done it. So we need to recognize.
हुकूमत ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 284 रुपीज़ 81 पैसे मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद अब डीजल की नई कीमत 296 रुपीज़ हो गई है। मिट्टी का तेल 6 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर सस्ता होकर अब 204 रुपये 98 पैसे का हो गया है। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 1 पैसे कमी की गई है और अब नई कीमत 180 रुपये 45 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वजारत ख़जाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब बात करते हैं एक और अहम मामले के हवाले से। वो ये है कि लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का यह मामला है, जिसकी तहकीकात ने नया अब रुख इख्तियार कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाँ बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। अब ये खबर है, अफनान गाड़ी में बैठी ख़वातीन का काफ़ी देर तक पीछा करता रहा। ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा। मुलजिम अफनान धमकियां और गालियां देता रहा। हसनैन अपनी बहन और बीवी को लेकर आगे निकला तो मुलजिम ने दोबारा पीछा शुरू कर दिया। मैकडॉनल्ड चौक पर घूमकर मुलजिम अफनान ने 160 की स्पीड से गाड़ी ख़वातीन वाली गाड़ी से टकरा दी। हसनैन की गाड़ी 70 फुट रोड से दूर जा गिरी और सवार तमाम अफराद जाँ भाग हो गए। हादसे के बाद 4 अफराद मुलजिम को छुड़ाने पहुंचे लोगों का गुस्सा देखकर भाग गए। निगरान वज़ीर आला की IG को मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात लगाने की हिदायत भी सामने आई है। मुतासरा फैमिली ने कहा है कि यह ट्रैफिक हादसा नहीं, टारगेट किलिंग थी। मुतासरा ख़ानदान के जिंदा बच जाने वाले सरबराह रफ़ाकत ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इंसाफ का मुतालिबा कर दिया है। मैकडॉनल्ड की तरफ से ये लड़का निकला है, 83 की स्पीड होगी, इसने उसको हिट किया और गाड़ी जो है वो 35-40 फुट ऊपर जाकर फेंकी। एक मेरा बेटा था हसनैन, मेरी जान था वो, एक मेरा दामाद था, एक मेरी मिसेस थी, वाइफ मेरी, और एक मेरी बहू सी मेरी बेटी की तरह। बड़ी खिदमतगुज़ार बच्ची थी वो मेरी, एक मेरी नवासी और मेरा पोता 4 माह। अच्छा, ये इतना अलार्मिंग वाक़या पेश आया है लाहौर में और जिस तरह से उनकी फैमिली मेंबर्स बता रहे हैं कि वो मुलजिम पहले पीछा करता रहा है और ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि ख़वातीन अगर जा रही हैं, चिंची रिक्शे पर जा रही हैं, तो जिस तरह से उन पर आवाज़ें कसी जाती हैं, उनको छेड़खानी की जाती है। लेकिन ये इस तरह का पहला वाक़या ही होगा कि अगर तो बदतमीज़ी की जा रही है और अगला बंदा डांट रहा है फैमिली का सरबराह कि आप ऐसा ना करें, मेरी फैमिली साथ है, मेरी बहनें साथ हैं, और उसका ग्रज उसने कैसे निकाला है? उसने गाड़ी जाके दे मारी। लेकिन ये तो खबरें सामने आ रही हैं, डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी ये चीज़ अंडर एक ट्रायल है, अंडर प्रोसेस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निशान ये है कि ये कम उम्र ड्राइवर था। आप छोड़ दें उसने टारगेट किलिंग की है या हादसा हुआ है, आप पहले तो मेक श्योर ये करें कि एक बच्चा जिसकी उम्र 13-14 साल है, एक कम उम्र ड्राइवर है, आप किस तरह से उसको सड़क के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए देते हैं? पेरेंट्स के लिए भी अच्छा, मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में ना स्टेट को फरीक बनना चाहिए ऐसे केसेस में, बिकॉज 2 पार्टीज बीच में आती हैं, कुछ टाइम के बाद सुलह सफाई हो जाती है, कुछ ले दे के बात ख़त्म कर दी जाती है और फिर वो मामला वहीं का वहीं रह जाता है, उसको फॉलो अप नहीं लिया जाता। तो जब तक स्टेट ऐसे मामलात में फरीक नहीं बनेगी तो जो गफलत के मुर्तकिब होते हैं, जिस तरह के कम उम्र ड्राइवर्स होते हैं, मुतासरा फैमिली भी ये बात कर रही है कि जो पुलिस है वो उसको बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे जो थोड़ा सा ताकतवर होता है, हम देखते हैं असर रसूख वाला, उसको जो है फैसिलिटेशन शुरू हो जाती है और प्रेशराइज किया जाता है। हुकूमती ज़राए बताते हैं कि कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाँ बहक अफराद के साथ एक झड़प हुई थी। अफनान वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी ख़वातीन का काफ़ी देर तक पीछा करता रहा, जिसके बाद उसने उनको छेड़खानी भी की है और जो गाड़ी में बैठे मर्द हजरात थे उन्होंने उसको रोकने की भी कोशिश की, मना किया उसको। ये मामला क्या, राना वहीद से जानते हैं। जी बिल्कुल, जो है ये फेज़ 7 का डिफेंस का इलाका, जहाँ पे चंद रोज़ कबल जो है एक वाक़या हुआ जहाँ पे एक कार की टक्कर से दूसरी कार को टक्कर लगी, जिसके बाद 6 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए और उसके बाद जो है वो कम उम्र ड्राइवर जिसकी कार से टक्कर लगी थी मुतासरा फैमिली की कार को, उसको नए इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। जो मुतासरा फैमिली है उनका ये कहना है कि ये टारगेट किलिंग है, जो कि कम उम्र ड्राइवर अफनान था, उसके साथ मुतासरा फैमिली 2 बार जो है वो झड़प भी हुई रास्ते के अंदर,
जब वो वाई ब्लॉक मार्केट के अंदर जो खातून जो बैठी थी गाड़ी के अंदर उसको हुल्लड़बाजी करते रहे। अफनान जो कम उम्र ड्राइवर है और उनके साथी जो थे वो भी उनके साथ थे। तो इस हवाले से एक बार उन्होंने रास्ते के अंदर भी जो मुतासरा फैमिली है उसने अपनी गाड़ी को रोककर उस अफनान ड्राइवर को जो है रोका कि आप बाज आ जाए, आप हुल्लड़बाजी ना करें, तंग ना करें, जिसके बायस जो है फिर उसके बाद नाले के करीब आके जो गाड़ी है कम उम्र ड्राइवर अफनान की उसकी टक्कर हुई है, उसने हिट किया है उस मुतासरा फैमिली की गाड़ी को और उसके बाद फिर जो है ये वाक़या पेश आता है। मुतासरा फैमिली का जो मौक़िफ़ है उनका ये कहना है कि ये हादसा नहीं है बल्कि ये टारगेट किलिंग है और जो पुलिस है उनके साथ तावन भी नहीं कर रही, जबकि पुलिस का जो हमारे ज़राए बताते हैं कि जो अब इस तफ्तीश का जो दायरा कार है इसको बढ़ाया जाएगा। अगर ये हादसा नहीं है, अगर वो जानबूझकर इस गाड़ी को हिट किया गया है तो फिर इसके अंदर इस FIR के अंदर जो दर्ज की गई है उसमें मज़ीद दफ़ात भी राना वहीद, आपने यहाँ मामले के हवाले से हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ खबरें शामिल करते हैं सियासी मंजरनामे से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की एबटाबाद आमद। मकामी क़यादत ने पार्टी चेयरमैन का इस्तकबाल किया है। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान ने मुलाकात भी की। बिलावल भुट्टो ने हज़ारा डिवीज़न के कारकुनान और अहदेदारान को आम इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत भी कर दी है। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है और पीपल्स पार्टी ने एबटाबाद में उनकी आमद है बिलावल की, जहां पर मकामी क़यादत ने पार्टी चेयरमैन का भरपूर इस्तकबाल किया है। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान मिले, मुलाकात की उन्होंने और बिलावल भुट्टो ने हज़ारा डिवीज़न के कारकुनान और अहदेदारान को आम इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी है। तमाम तर पोलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त एक्टिव हैं, इलेक्शन के हवाले से भरपूर कोशिश कर रही हैं कि जो कारकुनान हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो रहनुमा हैं, उनको मुतहरिक किया जाए, उनको एक्टिव किया जाए, सियासी जोश व जज्बा बढ़ाया जाए। और पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है। पीपल्स पार्टी ने ये विज़िट किया है, हज़ारा डिवीज़न के कारकुनान से मुलाकात की है बिलावल भुट्टो जरदारी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब में हमें सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। काफ लीग पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। अगर हमारे लिए आसानी हुई तो पंजाब में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। सिंध में GDA और MQM से बात हो रही है, दोनों जमातों से सीट एडजस्टमेंट होगी। तो ये मौक़िफ़ सामने आया है मुस्लिम लीग नून का कि काफ लीग के साथ एडजस्टमेंट हो सकती है, यह मुमकिन है कि सीट एडजस्टमेंट कर ली जाए। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हुई भी तो हम इनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पंजाब में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि सिंध में GDA और MQM से भी बात हो रही है और वहाँ पर भी सीट एडजस्टमेंट दोनों जमातों के साथ की जा सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को मिलने वाली सियासी हिमायत को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। कुछ लोग भाषण दे रहे हैं कि इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान फिर रहे हैं। दौरे का मकसद बलूचिस्तान की इलाकाई जमातों को कौमी धारे में शामिल करना है। दो इदारों के सरबराहान तब्दील होने से माहौल तब्दील हो गया। तीसरा, नवाज शरीफ को वोट से मुल्क की क़यादत तब्दील होगी, तब मुल्क की तरक्की भी होगी। हमें कहा जा रहा है कि सीट इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से हासिल है। आज भी PTI चेयरमैन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। दो अदारों के सरबराह बदलने से माहौल चेंज हो गया, आइन कानून की बालादस्ती नज़र आना शुरू हो गई। तीसरा अदारा जिसको कौम मुंतखब उसके अदारे के सरबराह को कौम मुंतखब करने जा रही है उसका नाम नवाज शरीफ है। ये अदारों के सरबराह जो हैं अगर काम करना शुरू किया और इंशाअल्लाह इनके रास्ते में रुकावटें हायल ना हुई तो बहुत जल्द पाकिस्तान 2017 का पाकिस्तान बनता आपको नजर आएगा। नवाज शरीफ पहले से वज़ीर आज़म डिक्लेयर्ड हैं। असद कैसर ने इलेक्शन को सिलेक्शन प्लस करार दे दिया है। वो कहते हैं कि इस तरह के इंतखाबात को कोई नहीं मानेगा, अवाम फैसला करें और अवामी राय पर हुकूमत बने। अदालत ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को करप्शन केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया। नवाज शरीफ को बाकायदा वज़ीर आज़म अनाउंस किया गया है, वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। इस तरह की इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो प्राइम मिनिस्टर कौन मानेगा इस प्राइम मिनिस्टर को? मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो हुकूमत है जिसके पास इख्तियार है, क्या वो इस मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं? क्या वो मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं? ये इलेक्शन
इलेक्शन नहीं बल्कि ये नॉमिनेशन हो रही है, ये सिलेक्शन प्लस है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। Once again viewers, welcome back to Pakistan Live। हेडलाइंस आप जान चुके। अभी अहम खबर है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है। इजलास में मुल्क में खलीजी ममालिक के सरमाकारी से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया है। चीन समेत खलीजी ममालिक के सरमाकारी के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। सरमाकारी मनसूबों से मुतल्लिका वजारतों की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं। इसी पर सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, इजलास ख़त्म हो चुका है, इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं गुलाम मुर्तज़ा हूँ जी, और ये बिल्कुल इजलास ख़त्म हो गया है SIFC का। और SIFC के इजलास में आज चंद वजारतों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। सबसे पहले तो IMF के साथ होने वाले मुआहदे पर खुशी का इजहार किया गया है, इज़हार इत्मीनान किया गया है। और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से इनिशिएटिव हैं SIFC के अम्ब्रेला के नीचे जो लिए जा रहे हैं, उस हवाले से जो है वो काफ़ी डिटेल डिस्कशंस हुई हैं। इसमें खलीजी ममालिक के हवाले से UAE के साथ पाकिस्तान के जो सरमायाकारी इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर तफसीली ब्रीफिंग हुई है। और ये बताया गया है कि UAE पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी करना चाहता है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से रिफाइनरी है और दीगर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, उसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। उसके साथ साथ जो ज़राअत है उसमें भी सरमायाकारी में इंटरेस्टेड है। सऊदी अरब के हवाले से भी ब्रीफिंग हुई है, जिसमें बताया गया कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है। इसके साथ साथ चीन जो है वो पाकिस्तान के जो स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं उनके तहत पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेगा। चीन के हवाले से भी बात हुई है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, जिस तरह से सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उसमें पाकिस्तान किस तरह से अपने जो पाकिस्तान के सरमायाकार हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं और उनके सरमायाकार यहाँ पर आ सकते हैं। गुज़िश्ता इजलास के हवाले से जो काम किए गए थे उनकी ब्रीफिंग भी दी गई है। और इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि स्पेशल इनिशिएटिव्स के तहत जो सरमायाकारी है वो उसको मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों में दुबई में होने वाले रोड शो, कामयाब रोड शो के हवाले से भी तफसील पेश की गई। और इसमें बताया गया कि जो दुबई में रोड शो हुआ है उसमें तमाम सरमायाकार जो वहाँ पे मौजूद थे मुख्तलिफ ममालिक के पूरी दुनिया से, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर खुशी का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं और सरमायाकारी के हवाले से साजगार माहौल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहा है। इसके साथ साथ जो रिकोडेक है, स्पेशली जो पाकिस्तान इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। पाकिस्तान भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के ज़रिए से, यानी कि यही जो SIFC है, इसके ज़रिए से जो फ्लोट करेगा, इस रिकोडेक के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में फ़्लोट किए जाएंगे, जिसमें सऊदी अरब, UAE, चीन, बहुत से ममालिक जो हैं उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। और ये काम भी जो है वो जल्द इसके ऊपर काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसको मुकम्मल भी जल्द कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आप हमें तफसीलन अपडेट करे थे इस हवाले से। आगे बढ़ेंगे। हमने 4 साल डॉलर को 104 रुपये पर बांध कर रखा। हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपये का होता। ये कुल्हाड़ी हमने खुद अपने पैरों पर मारी है। बुरे हालात अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से खिताब। बोले, हम पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात को समझते हैं। आवाम को महंगाई, गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। 2022 में हुकूमत में आने को तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना ज़रूरी था। शहबाज शरीफ के मुसाफ़ी होने की तकरीर तैयार थी। हमने धमकियों पर तवज्जो नहीं दी, आवाम को महंगाई और गुर्बत से निकाला। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और दीगर पार्टी रहनुमा भी कायदीन के हमरा थे। ताजरों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का ये कहना था कि हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादतियाँ की,
फिर मुल्क किसके हवाले कर दिया गया? रुपया, मईशत और सब निज़ाम तबाही का शिकार हो गया। हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब हसन काज़मी इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी ज़ुहैब। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने आज अपनी पार्टी रहनुमाओं के साथ जो है एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर का जो है वो दौरा किया। इस पार्टी रहनुमाओं में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, इसहाक डार और एहसन इकबाल भी शामिल थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान के साथ जो है जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनके साथ एक बैठक थी जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो है 21 अक्टूबर के बाद आने पर एक ऑफिशियल विजिट था उनका यहाँ पर तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने अपना जो माशी सूरत हाल है उसका अपना विजन जो है वो पेश किया है। इस मौका पर पार्टी कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है नवाज शरीफ, उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा माजी में जो है वो कारोबार दोस्त माशी पॉलिसियाँ जो है वो मुतारफ कराई हैं और हमारी ही पॉलिसियों को अडॉप्ट करके हमसाया मुल्क भारत जो है उसने तरक्की की है। आइंदा आने वाले दौर में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो चैम्बर और कारोबारी लोग हैं, जो कारोबारी जो जितने भी कारोबारी इदारे बिजनेसमैन हैं उनको माशी पॉलिसी बनाते वक्त अपने साथ रखेगी और कारोबार दोस्त जो है पॉलिसी जो है वो बनाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने इसहाक डार को मुखातब करते हुए भी कहा कि इंशाल्लाह आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के बाद जो डॉलर है वो 150 रुपये मजीद कम जो है वो किया जाएगा। ठीक है ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया है। आयशा, ये वो चीज़ है जिसके बारे में एक जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए तो उन्होंने जो पाकिस्तान आने के बाद अपना खिताब किया था, बड़ा कैलकुलेटेड खिताब था। उसमें जो चीज़ उन्होंने सामने रखी आवाम के, आज भी वो वही बयानियाँ लेकर चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने इक़्तिदार में आना नहीं चाहते थे लेकिन हम मजबूरी से आए। हम चाहते थे कि हमारा मुल्क कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, लेकिन क्या होता और नून लीग पहले अपना टाइम पूरा करती तो कुछ देर के लिए जो डॉलर था उसको स्टेबल हम मज़ीद रख सकते थे और मईशत हमारी बड़ी बेहतर हो जानी थी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कही जा रही हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से और अहम मुलाकातों का सिलसिला भी अब चल रहा है और पॉलिटिकली वो काफ़ी इस वक्त एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं और उन पर ये इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि वो लाडले हैं। ये बातें की जा रही हैं उनके हवाले से। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमारे दौर में डॉलर स्टैटिक था, ऐसे क्या इक़दाम उन्होंने किए थे कि डॉलर स्टैटिक था? खाकान साहब से हमारे राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे बात करेंगे। अली, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, ये जो चीज़ है वो यही इस वक्त मुस्लिम लीग नून ये बयानियाँ लेकर चल रही है और मुस्लिम लीग नून ये बात कर रही है कि बेसिकली हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया है अपनी रियासत के लिए, मईशत के लिए और बहुत सारे हमने इक़दामात किए हैं। हम पर अब लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, हमारे मुखालिफिन हम पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हमने बड़े स्टेप्स लिए इंपॉर्टेंट। और अगर वो ये बात कर भी रहे हैं कि डॉलर स्टैटिक रहा, रुपया मुस्तहकम था, अच्छी खबरें थी और वो कह रहे हैं कि 40 से 50 तक अगर हम लोग रहते तो डॉलर को ले जाते, तो यही यहाँ पर क्यूरोसिटी ये है और क्या ऐसे क्या इक़दाम किए जाते हैं? बिकॉज जब इसहाक डार साहब वापस आए थे, आपको याद होगा, तो ऐसे खबरें आ रही थी कि शायद डॉलर को लगाम लग जाएगा और जब वो वापस आए तो लगा भी, 2-3 दिन के लिए डॉलर नीचे गया, स्टॉक मार्केट ऊपर गई। तो इसका क्या लिंक है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से भी उन्होंने एक बयान दिया है, कहा है कि जमहूरियत पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है और जमहूरियत के लिए साफ़ और शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है। अगर आइन से कोई मसला है तो बैठ कर ठीक करना चाहिए। क्या मईशत पहले है या फिर जमहूरियत? जवाब साफ है कि जमहूरियत पहले है। Our issues are from within. We have to resolve our internal crisis and that will give you a protection against whatever comes from outside. So that's the bottom line. And again, the issue is politics or economy both go together, but you have to fix the politics first. These are very, very basic. This is nothing new. The whole world has done it. So we need to recognize that. साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने मारगला डायलॉग से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को सख्त मौशी मसाइल का सामना है। कोई मुल्क IMF के पास जाने से तरक्की नहीं कर सकता। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए विफाक के बजाय सूबों को फ़ंड करना चाहिए। हमें टैक्स के निज़ाम को बदलना पड़ेगा। दुकानदार पर टैक्स लगाया तो हर तरफ शोर था। सूबों को अपना रेवेन्यू खुद जमा करना पड़ेगा। विफाक सब कुछ देता है लेकिन किसी से सवाल नहीं कर सकता
1992 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 0.2% थी, अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 0.13% है। Is to reduce budget deficits. So I did actually put a tax on for instance, shopkeepers. But the government didn't let me, but I did put a tax on shopkeepers. But there are certain things which I cannot do. We were the first ones that actually put a tax on property transfers. And we took on a lot of elites in doing that. But agriculture income we cannot tax because it's... पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की तरफ गामजन है। हुकूमती और अस्करी क़यादत की अनथक कोशिशें रंग ले आई हैं। मतलूबा हदाफ हासिल करने पर IMF ने $70 करोड़ के कर्ज की मंजूरी दे दी है। IMF से मिलने वाले इस कर्जे से पाकिस्तान मुआशी तरक्की की मनाजिल तय करेगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 2 और डीजल में 6 रुपये की कमी का इत्तलाक हुआ है। मुल्की तरक्की के पेश नज़र अवाम को कर्जों में रिलीफ दिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम माली साल 2024 में पाकिस्तान के GDP में 0.4% सरप्लस हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी जारी है। 498 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और अब 100 इंडेक्स 57,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है, अबूर कर ली है सतह। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 140 पॉइंट्स की तेज़ी देखने में आई थी, जो कि अब बढ़कर तकरीबन 500 तक पहुंच चुकी है। इंडेक्स बढ़कर 57,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर आ चुका है। हमारा पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया। मेरे कारकुनों के साथ, मेरे ओहदेदारों के साथ, मेरे उम्मीदवारों के खून के साथ होली खेला गया। दहशतगर्दों ने, तरीके तालिबान ने हमें कैंपेन नहीं करने दी। हम दहशतगर्दी के शिकार हो रहे थे तो दूसरी जमातें अपने इलेक्शन चला रहे थे। फिर किसी एक जमात को आप पे मुसल्लत किया गया। अब इंशाअल्लाह ताला इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा सूबा में अपने उम्मीदवार भी देंगे, पूरी तरीके से इलेक्शन भी हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत पीपल्स पार्टी की होगी, जीत तीर की होगी, जीत आपकी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार होती है। हमने ना बाय इलेक्शंस में, ना लोकल बॉडी इलेक्शंस में, ना ये जनरल इलेक्शन से भागे हैं। हम हमेशा तैयार होते हैं। हम अवाम पे भरोसा करते हैं, आपके पास आप पे एतमाद करते हैं। और बाकी जमातें से भी यही हमारा रिक्वेस्ट है कि वो भी आप पे भरोसा करें, वो भी पाकिस्तान के अवाम पे ये इलेक्शन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल छोड़े। वो खेल जो इस मुल्क के साथ, इस जमहूरियत के साथ 70 साल से चलता आ रहा है, कहीं न कहीं हमें उस पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा और नौजवान नस्ल को नया सियासत में ऐसा माहौल देना पड़ेगा जिससे हम इस मुल्क के खिदमत भी कर सके और तमाम मसाइल का हल भी कर सके। मैं एक बार फिर तमाम जो हमारा सूबाई तंजीम भी है, मगर ख़ास तौर पे हमारा जो हज़ारा डिवीज़न की तंजीम है, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपसे हमने शुरुआत लिया है। आपका कन्वेंशन, आपका इजलास बहुत ही कामयाब हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम आप ये सफ़र जारी रहेगा। आपने हमारा पैगाम, आपने मेरा पैगाम, आपने भुट्टो का मंशूर और शहीद बीबी का नजरिया को घर घर पहुंचाना है, घर घर पहुंचाना है। अगर आप हमारा मंशूर
घर घर पहुंचाएंगे तो दुनिया में कोई ताकत इंशाल्लाह आपको नहीं रोक सकता। आप जरूर जीतेंगे, फतह आपका होगा, जीत आपका होगा। जिए भुट्टो। जियाला वज़ीर आला होगा, वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। अगर लाडला बनना है तो अवाम का बनना होगा, ये कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने कहा कि हमें जद्दोजहद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में साइफर केस खारिज करने की इस्तदा भी की गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त वकील लतीफ़ कोसा के जरिए दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। अहम खबर है, दरख्वास्त वकील लतीफ़ कोसा के जरिए दायर की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं शबिया नकवी, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शबिया नकवी, क्या तफसीलात हैं इस दरख्वास्त से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, साइफर केस के मुकदमे के खिलाफ जो है चेयरमैन पीटीआई की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लिया गया है और दरख्वास्त में अदालत जो है वो साइफर केस मुकदमा खारिज करने की जो है अदालत से इस्तदा की गई है। और दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, FI और तफ्तीशी जो अफसरान हैं उनको फरीक बनाया गया है। जो लतीफ़ खोसा वकील हैं उनके जरिए दरख्वास्त दायर की गई है। जबकि इससे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई थी, जो 27 अक्टूबर को चेयरमैन की पीटीआई की जो दरख्वास्त थी वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब जो है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया गया। यहाँ पर दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। जी ठीक है शबिया नकवी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया। इजलास में मुल्क में खलीजी ममालिक की सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायज़ा लिया गया है। चीन समेत खलीजी ममालिक की सरमाया के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। सरमायाकारी मनसूबों से मुतालिक मुतल्लिका वजारतों की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। अहम खबर जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज एक अहम इजलास हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। मुल्क में खलीजी ममालिक की सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायज़ा लिया गया है। चीन समेत खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के लिए किए गए इक़दाम पर भी उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। तफसीली ब्रीफिंग को दी गई इस अहम इजलास पर, और ये SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास था जो ख़त्म हो चुका है। मुल्क में खलीजी ममालिक की सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायज़ा लिया गया है। हमने 4 साल डॉलर को 104 रुपये पर बांध कर रखा। हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपये का होता। ये कुल्हाड़ी हमने खुद अपने पैरों पर मारी है। बुरे हालात हमारे अपने फैसलों की वजह से पैदा हुए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों से खिताब। बोले कि हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं। अवाम को महंगाई गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना ज़रूरी था। शहबाज शरीफ के मुस्ताफ़ी होने की तकरीर भी तैयार थी। हमने ये तमाम मुश्किल वक्त देखा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि 2022 में हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना हमारे लिए ज़रूरी था। और अब बात करें लाहौर में पेश आने वाक़े के हवाले से कि लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत की तहकीकात ने अब नया रुख इख्तियार कर लिया है। हुकूमती ज़राए बताते हैं कि कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाँ भाग अफराद के साथ झड़प हुई। अफनान गाड़ी में बैठी ख़वातीन का काफ़ी देर तक पीछा करता रहा। ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा। मुलजिम अफनान धमकियां और गालियां देता रहा। हसनैन अपनी बहन और बीवी को लेकर आगे निकला तो मुलजिम ने दोबारा पीछा शुरू कर दिया। मैकडॉनल्ड चौक पर घूमकर मुलजिम अफनान ने 160 की स्पीड से गाड़ी ख़वातीन वाली गाड़ी से टकरा दी। हसनैन की गाड़ी 70 फुट रोड से दूर जाकर गिरी और सवार तमाम अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे के बाद 4 अफराद मुलजिम को छुड़ाने पहुंचे। लोगों का गुस्सा देखकर वो भाग गए। निगरान वज़ीर आला की IG को मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात लगाने की हिदायत भी सामने आई है, जबकि मुतासरा फैमिली ने कहा है कि ये ट्रैफिक हादसा नहीं
बल्कि ये टारगेट किलिंग की गई है। तो अहम ये खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुतासरा फैमिली का भी इस पर मौक़िफ़ आ गया, जो ये कहती है कि ये हादसा नहीं था बल्कि ये प्री प्लान था, ये टारगेट किलिंग है जो की गई है और 6 अफराद की हलाकत का ये अफसोसनाक मामला है। तहकीकात ने इस मामले में अब नया रुख इख्तियार कर लिया है। कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी से 6 अफराद की हलाकत का यह मामला है। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि ये क्या तफसीलात हैं वो सामने आ चुकी हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद की मौत का ये वाक़या है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने नाकिस तफ्तीश पर इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया है और मुकदमे में 780A और 302 की दफात भी शामिल कर दी गई हैं। नुमाइंदा PNN शराज निसार इस वक्त DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान के साथ ही मौजूद हैं और जांबाक अफराद के सरबरा रफाकत के साथ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शराज बताइएगा क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, पुलिस की तारीख में पहली बार एक ऐसा हादसा जिसे तफ्तीश के बाद कत्ले अमद करार दिया गया और 302 और 780 लगा दी गई DIG इन्वेस्टिगेशन। और जो 6 बच्चे जाँ बहक हुए हैं उसके वालिद जो घर के सरबराह हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलन उनसे जानते हैं। जिस दिन ये फेटफुल इंसिडेंट हुआ उसी दिन इनकी कोई स्कफल हुई मॉर्निंग में और उसका ज़ाहिर है प्रूफ जब मिला तो हमें फिर इसमें 302 हमने ऐड की जो कि कत्ले अमद इंटेंशनल मर्डर में फॉल करती है, क्योंकि ये डिलिबरेटली इसको फॉलो करके इस गाड़ी को हिट किया गया था। और नंबर 2, इस बच्चे का जो है वो ऑसिफिकेशन टेस्ट कराना ज़रूरी है ताकि इसकी एज डिटर्मिन हो सके। और नंबर 3 ये कि जो इनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस बच्चे को जो कि 15-16 साल का है या 14 साल का है, वो तो एज डिटर्मिन जब होगी तो पता लग जाएगा, इसको गाड़ी दी और ये कोई भी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली, हमारी फैमिली, किसी की भी फैमिली हो सकती थी जिसके साथ ये संगीन हादसा पेश आ सकता था। तो हम इंशाल्लाह ताला पूरे इंसाफ के तकाज़े इसमें पूरे करेंगे और पूरी केस फाइल जो है मैं अपनी निगरानी में खुद इसको तैयार करवाऊँगा। फाकत क्या कहेंगे आप? जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ CM साहब का कि उन्होंने DIG साहब से कहा और हमारे साथ तो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। अब ये वो बारीक भी नहीं है जिसके जरिए तफ्तीश करके मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर सूरत हाल से अपडेट किया। कमसिन ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से एक ही ख़ानदान के ये 6 अफराद की हलाकत का मामला है। मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल कर ली गई हैं। मुलजिम ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। दरख्वास्त में निगरान वज़ीर आला, CCPO लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दरख्वास्त में फरीक बनाई गई तमाम शख्सियात को अदालत तलब करे। मुलजिम अफनान शफ़क़त अवान ने एडवोकेट इरफान हयात बाजवा की वसात से ये दरख्वास्त दायर की है। तो ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में निगरान वज़ीर आला, CCPO लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में फरीक बनाई गई तमाम शख्सियात को अदालत तलब करे, ये भी इस्तदा की गई है। और ये मामला है 6 अफराद की हलाकत का मामला। मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल कर ली गई हैं और मुलजिम ने लाहौर हाई कोर्ट से इस मामले पर अब रुजू भी कर लिया है। सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सुलेमान अवान, बताइएगा कि जो मुलजिम ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है, क्या दरख्वास्त की गई है, क्या इस्तदा की गई है? बिल्कुल, डिफेंस में कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत का ये मामला है। मुलजिम ने मुकदमे में 302 की दफात शामिल करने के इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दायर दरख्वास्त में निगरान वज़ीर CCPO लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मुलजिम की उम्र 18 वर्ष से कम है। ये मौका पर तैयार किया गया है और ज्वाइनल कोर्ट में मुलजिम का ट्रायल हो सकता है। ये दरख्वास्त गुजार की जाने से ये भी मौका पर तैयार किया गया है कि आईनी पाकिस्तान हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक देता है। मौजूदा केस में गैर जरूरी तौर पर। ठीक है सुलेमान अवान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आगे बढ़ते हैं, मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। आप बात कर रहे थे स्मॉग के हवाले से, तो लाहौर स्मॉग के शिकंजे से बाहर नहीं निकल सका। हर तरफ फ़िज़ाई आलूदगी ने डेरे जमा रखे हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सुबह से दूसरे नंबर पर है। दिल्ली पहले नंबर पर है। दिन अगर 11 बजे की बात करें तो दिन 11 बजे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 AQI रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सबसे ज़्यादा AQI DHA फ़ेज़ 8 में 668 रहा। भट्टा चौक के करीब 466 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि पोलो ग्राउंड कैंट में AQI 455 रहा। शाहराह कायद आज़म पर आलूदगी 438 AQI रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह रहे कि 150 से ज़ायद AQI सेहत के लिए मुज़र है, जबकि 300 से ज़ायद AQI ख़तरनाक कहलाता है। तो ये सूरत हाल है एयर क्वालिटी इंडेक्स और स्मॉग के हवाले से।
शहर लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक की शिद्दत में इजाफे के बायस अस्पतालों में नाक, कान, गले और सांस के अमराज में इजाफा होने लगा है। स्मोक से कैसे बचा जा सकता है, इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शब्बीर हैदर जफर से, जो इस वक्त जिना अस्पताल में प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया के साथ मौजूद हैं। जी, शहर लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक की शिद्दत में इजाफे के बायस नाक, कान और गला और इसके साथ साथ सांस के मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा होने लगा है। काफ़ी तादाद में जो है मरीज़ अस्पतालों का रुख कर लें, और इस स्मोक की वजह से इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब हैं जिना अस्पताल के। उनसे बात करते हैं कि इससे कैसे बचाव मुमकिन है। जो ये स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता है, इन मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। ख़ास तौर पर वो मरीज़ जिनको पहले सांस की प्रॉब्लम हो, जिनको दमा हो, या दिल की मरीज़, जो दिल के मरीज़ होते हैं। अगर हम बात करते हैं इससे बचाव की, तो इससे सबसे बेहतरीन जो तरीका ही है कि एक तो अगर बहुत ही अगर ज़रूरी नहीं है तो आप उससे सफ़र से एहतियात करें। दूसरी बात यह है कि आप उससे गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें, जैसे कहवा इस्तेमाल कर लें, कॉफ़ी या चाय अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर लें, और हाई प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो आप मास्क लगा के रखें। स्मोक से तमाम जो आवाम है उनको चाहिए कि अपने आप को बचाएं ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज हो सकें। जी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एजाज अहमद, माहिर माहौलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, अभी स्मोक में हम ये देख रहे हैं कि सुबह में ज़्यादा होती है और जैसे जैसे टाइम कम होता है, दोपहर के बाद स्मोक में जो AQI है वो भी कम होने लग जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और आप क्या समझते हैं कि कब तक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर स्मोक ख़त्म हो जाएगी? जी, बुनियादी तौर पर तो ये होती है रात के टाइम पे, चूँकि वो नीचे बैठ जाती है, तो जब सुबह जो लोगों की ट्रैफिक और जो गाड़ियाँ चलने के हवाले से वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्पर्स होना शुरू हो जाती है। जब वो पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं तो वो दिन में चूँकि जो रश बढ़ना शुरू होता है तो वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर इसलिए वो जो है वो फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी उसी हिसाब से तब्दील हो जाता है। तो लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कब ख़त्म होगी, वो ये मिड दिसंबर या लेट दिसंबर तक तो ये रहेगी। उसके बाद अगर हमारी प्रैक्टिसेस बेहतर हो गई, कुछ बारिशें हो गई, हवा का रुख अगर थोड़ा सा तब्दील हुआ, तो उसमें इम्कान ये है कि जो है वो फिर डिस्पर्स हो जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज हो जाएगी। सही, दिसंबर तक रह सकती है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एजाज अहमद, माहिर माहौलियात, हमारे साथ मौजूद थे। स्मोक के हवाले से ये बात कर रहे थे कि रात के औकात में कम हो जाती है और दिसंबर तक इम्कान जाहिर किया गया है कि स्मोक रहेगी और इससे सिर्फ एहतियाती तदाबीर से ही बचा जा सकता है। फिर वक्त अभी बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। शायद हमारा भी कसूर हालात को और चीज़ों का, वो जो हमारी तालीम थी, जो हमारी दर्जगाहें थी, वो जो उसको ग्रो करना था, वो ग्रो क्या करते, वो बल्कि जो है वो पीछे आ गए। हमें यहाँ के नौजवानों को इस ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है। द मेन टास्क इज नॉट टू बिल्ड द रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ब्रिजेस एंड ये कोई मसला ही नहीं है। और मैं आपको, फारूक भाई मेयर रहे हैं, मैं उसके बाद रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल विदाउट एग्जेजरेशन बता रहा हूं कि गिवन एन अपॉर्चुनिटी 6 महीने में कराची दोबारा फिक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कराची। लेकिन जो सही चीज जो हमें करनी है, जो हमारा प्लान, आपने प्लान की बात की, वो हमें इस मुल्क के ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है। हम यहां पर जो हमारी यूनिवर्सिटीज माजत के साथ बेरोजगार लोगों की इंडस्ट्री बन गई है। हम बेरोजगार लोग पैदा कर रहे हैं, हम जॉब सीकर पैदा कर रहे हैं, हम जॉब क्रिएटर पैदा नहीं कर पा रहे। दुनिया में इस वक्त रिक्वायरमेंट है। मुस्तफ़ा कमाल तकरीब से खिताब करें, गुफ्तगू आपने सुनी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ अपील दायर कर दी। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की भी इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद है, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शबिया। हुकूमत ने तो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ अपील दायर जो की है, उसमें इस्तदा की गई है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला जो है वो कालअदम करार दिया जाए, और इसमें ये भी कहा गया है कि अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। जबकि फौजी
बात पर हमले के मुलजिमों का ट्रायल है वो फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। इसके साथ दरखास्त में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया है। सिंध हुकूमत के आर्मी एक्ट और ऑफिसर सीक्रेट एक्ट को कालादम दफात बहाल करने की इब्तिदा भी की गई है और इसके साथ ये भी कहा गया कि मुलजमान ने खुद दरखास्त दी है कि इनका ट्रायल फौजी अदालतों में ही किया जाए। जी ठीक है शबिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर राउंड 2 में कौमी टीम अपना अहम मैच सऊदी अरब के खिलाफ खेलेगी। सऊदी अरब के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम के खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता रोज भर और कौम में उसको कबूलियत देना, ये मेरे कारकुनों की मेहनत और कावशों का नतीजा है, अल्लाह ताला की इमदाद और उसके फज़ल करम से। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कोई आसान काम नहीं है। आज आप देख रहे हैं हमारा इस बात पर इत्तेफाक है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 1940 में जब लाहौर के मीनार पाकिस्तान के मैदान में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो उस करारदाद का हिस्सा था कि फिलिस्तीन की सरजमीन पर यहूदी बस्तियां आबाद करने को रोक दिया जाए। आज के पाकिस्तान लाइव से फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ ही देर में आप देख सकेंगे द न्यूज रूम। देखते रहिए PNN। माही